वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का कक्षा 12 का दूसरा अध्याय राष्ट्रीय आय का लेखांकन लेके आई हूं। ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का आशय के संदर्भ में ये हम उसकी परिभाषा देते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी अर्थव्यवस्था द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यांकन के द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस तथा उसकी आर्थिक उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम क्या देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु कितनी वस्तुएं उत्पादित हुई, सेवाएं कितनी मूल्यांकन, इनका मूल्य देखा जाता है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस देखा जाता है और आर्थिक उपलब्धियों की रूपरेखा उसमें प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक उपलब्धियों की रेखा प्रस्तुत करने का सीधा सा मतलब है कि इसमें अर्थव्यवस्था की प्रगति देखी जाती है, ठीक है, और उत्पादन कितना हुआ यह देखा जाता है। उत्पादन, और ये उत्पादन जो है यही तो आय है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन है ना। ये उत्पादन किस किस तरह से होता है और कैसे इसको मापा जाता है ये अब हम आगे देखेंगे। आय का वर्तुल प्रवाह क्या है? वर्तुल प्रवाह का मतलब चक्री प्रवाह। आय का चक्री प्रवाह, ये चक्री हमने बात क्यों की, देखिए मान लीजिए ये मिस्टर हैं, ये फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री ऑफ शूज की फैक्ट्री में ये काम करते हैं। इन्हें सैलरी मिलेगी, यहाँ से भाई पैसे मिलेंगे सैलरी के लिए, तो ये अपनी सैलरी से क्या क्या खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। अब ये जो है जूते भी खरीदेंगे, ये जाएंगे शूज, मान लीजिए शूज की दुकान में ही जाते हैं और पैसा यही जो सैलरी मिली है इन्हें इसी का यूज करके ये दे करके शूज खरीदते हैं, ठीक है। यहां पर हम 1 मिनट को मान लेते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में केवल शूज ही है, शूज ही हमारी जरूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। 1 मिनट केवल हम ये मान लेते हैं, तो शूज की जरूरत है, हमें केवल शूज ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो सैलरी मिली, उन्हें जितनी सैलरी मिल रही है वो किस पे खर्च करेंगे, शूज पे। ये शूज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे इनका पैसा फिर यहाँ आ गया, ठीक। ये पैसा कहाँ जाता है, फिर फैक्ट्री में ही रॉ मटेरियल और भी चीजों में यूज होगा, ठीक है, जो इनको इनकम होगा यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये काम करेंगे तो फिर इन्हें सैलरी मिलेगी, फिर ये क्या करेंगे, इस पे खर्च करेंगे, फिर ये चीज यहाँ पे एक चक्र बन जाता है। हम उपभोक्ता की तरह होते हैं, ठीक है, हम उपभोक्ता के रूप में उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं जो कि उत्पादक, यहाँ पे क्या है, उत्पादक है, जो कि उत्पादित करता है उसका हम उपभोग करते हैं उपभोक्ता के रूप में, और ये एक चक्र यहाँ पे क्रिएट कर जाता है, ठीक है। ये हो जाता है एक चक्र और इसी को हम वर्तुल प्रवाह, आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। इसको अभी मैं और स्पष्ट करती हूँ दूसरे उदाहरण से। यहाँ पे हम मान लेते हैं घरेलू क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। भाई हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, घरेलू क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र जो है वहां से व्यापारिक क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन करने के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो कहाँ से आएंगी, घरेलू क्षेत्र से आएंगी। वो सेवाएं हैं श्रम, पूंजी और साहसी, ठीक। इन तीनों की सेवाएं। श्रम मतलब एक मान लीजिए फैक्ट्री है, वहां पे कौन काम करता है, मजदूर काम करता है, ठीक है। उस फैक्ट्री को किसने बैठाया, किसी साहसी ने बैठाया और उसमें कुछ पूंजी लगी है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो कहाँ, घरेलू क्षेत्र से आती हैं। अब एक एक करके समझिए। साहसी जो कि फैक्ट्री स्थापित कर रहा है या फैक्ट्री में का मालिक है, साहसी से क्यों कहते हैं, क्योंकि वह, देखिए कोई भी आप जब बिजनेस या फिर फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो उसमें घाटा भी होता है और मुनाफा भी होता है। तो ये जो घाटा होता है इसको क्या होता है, सहन करना होता है। भाई आप कोई दुकान स्थापित करेंगे और मान लीजिए कि आप दुकान अपना खोले हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें शुरुआत में लाभ होने लगे, उसमें क्या होता है, घाटा भी हो सकता है। तो इस घाटा को भी सहन करना होता है और एक टाइम में फिर यही घाटा लाभ में बदल जाता है। तो इसको सहन करने का क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और ये साहस जो करता है वो क्या कहलाता है, साहसी,
समझ में आई बात? तो साहसी कौन होता है? फैक्ट्री का मालिक होता है, जिसको जो क्या गेन करता है, लाभ गेन करता है, यानी लाभ को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये साहसी की बात हुई है, मैंने आपको बता दी यहाँ पे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो साहसी की सेवा भी जाएगी। अभी साहसी कहाँ से आते हैं? घरेलू क्षेत्र से ही आएंगे। श्रम यानी कि लेबर, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी यहाँ पे जाएंगे काम करने। और पूंजी, भाई यहाँ पे जो हमारी मशीनें हैं, व्यापारिक क्षेत्र में जो भी चीजें, मशीनें, कल पुर्जे या भूमि जो भी है, एक पूंजी के रूप में होती हैं। ये व्यापारिक क्षेत्र में कौन देगा? घरेलू क्षेत्र के द्वारा ही जाएंगी। कैसे? हमारी जो बचतें होती हैं, हम जैसे शेयर में लगाते हैं, या फिर ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन बस हम इतना समझें कि जो चीजें हम जहां जमा करते हैं, बैंक या कहीं भी, तो वो बड़े निवेश के रूप में यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो पूंजी के रूप में भी व्यापारिक क्षेत्र में जाती हैं चीजें। तो ये सारा क्या हुआ? घरेलू क्षेत्र से यहाँ पर गया। अब भाई जब ये गया तो इसके बदले ये व्यापारिक क्षेत्र, जब ये यहाँ काम कर रहे हैं लोग, तो इसके बदले क्या मिलेगा? तो श्रम जो है, श्रम के बदले क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा। देखिए, श्रम के बदले मजदूरी मिल गई, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है। पूंजी जब लगाओ तो उस पर ब्याज कमाते हैं लोग। साहसी को क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। और एक और फैक्टर है भूमि, भूमि को लगान प्राप्त होगा। भाई कोई भी फैक्ट्री भूमि पे ही होगी, और जो भी रॉ मटेरियल है वो भूमि पे ही होगा, तो भूमि को भी उसका किराया देना पड़ता है, वो लगान के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, क्या देखा है यहाँ पर कि घरेलू क्षेत्र से चीजें गई, यहाँ पे कारक गए यहाँ हमारे, साहसी, पूंजी, श्रम, भूमि, और उसके बदले में उन्हें वेतन दिया गया, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ दिया गया। ठीक है, उनका पारिश्रमिक दिया गया। दूसरी तरफ ये जो घरेलू क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ जो फैक्ट्री में बन रहा है, व्यापारिक क्षेत्र में जो भी कुछ बन रहा है, वो क्या करते हैं? उसे लेते हैं, खरीदते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। हमारे फादर क्या होता है? हमारे फादर या हम खुद ही कमाई करते हैं, अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन शाम को मार्केट में जाके सब्जी भी लाना है, सामान भी लाना है, घर की वस्तुएं भी खरीदनी है, तो वो उसी पैसे से होता है। ठीक है, तो ये वस्तु और सेवा पे हम क्या करते हैं? व्यय करते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में गए, या फिर डॉक्टर के पास गए, बैंक में गए, तो उन सेवा पे हम खर्च भी करते हैं। तो यहाँ पे घरेलू क्षेत्र के जो उपभोक्ता जो होते हैं, वो यहाँ पे व्यय करते हैं। ठीक है, व्यय के बदले उन्हें क्या मिलता है? यहाँ खर्च कर रहे हैं वो किन चीजों के लिए? वस्तुएं व सेवाएं, सेवा और वस्तुएं के लिए वो व्यय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक चक्र यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए, एरो का मुंह इधर है, यानी कि ये यहाँ से इसको दे रहा है, और ये एरो इधर है, यानी ये यहाँ से इसे दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि घरेलू क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र, जो कि एक अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें क्या होता है कि एक चक्र क्रिएट हो जाता है। वो चक्र कैसा होता है कि व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र से श्रम, पूंजी, साहसी, भूमि व्यापारिक क्षेत्र को जाता है, जिसके बदले व्यापारिक क्षेत्र उन्हें उनका पारिश्रमिक, मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ के रूप में देता है। दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र वस्तु और सेवा खरीदने के लिए इस पर व्यय करता है, और व्यापारिक क्षेत्र उसके बदले में उन्हें वस्तु और सेवाएं देता है। तो यहाँ आपको लग क्या रहा है कि भैया यहाँ का पैसा उठा और यहाँ पर जाकर आया, और फिर ये पैसा यहाँ पे मजदूरी के रूप में मिला, फिर यहाँ एक चक्र है। पूरी अर्थव्यवस्था में अगर आप ध्यान से सोचिए इस बात को, तो एक रुपए का चक्र है। जैसे कहा नहीं जाता कि जो रुपया हमारे पास है वो कल को किसी और के पास हम दे देंगे। ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, उसे दे देंगे, ऑटो रिक्शा वाला सब्जी वाले को दे देगा, सब्जी वाला मान लीजिए कि दे दिया उसने, खरीदा उसने, दूध वाले को दिया, दूध वाला जो है अपने बच्चे की फीस भर रहा है स्कूल में, वहां दे दिया, और बच्चे की फीस जब भरी गई तो वहां से वो वेतन एक टीचर के पास आ गया। जैसे मुझे वेतन कैसे मिल रहा है? मैंने ऑटो रिक्शे वाले को दिया, और ये घूमता हुआ मेरे वेतन के रूप में मेरे पास आ गया। तो हर रुपया इसी तरह घूम घाम के ही आता है, हर धन इसी तरह एक चक्र में चलता रहता है। इसी को आय का वर्तुल प्रवाह या चक्री प्रवाह कहते हैं, कि व्यापारिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के बीच में ये जो आय है वह चक्र के रूप में चलता रहता है।
यहाँ पर वस्तु और सेवाओं पे व्यय 250 रुपए है। 5 इकाइयां हम ले रहे हैं 500 रुपए में। व्यापारिक क्षेत्र की कोई 5 इकाई जो है 500 रुपए में हम ले रहे हैं, 500 रुपए प्रति में। तो यहाँ 250 हमारा पूरा खर्च हुआ। ठीक है, अब ये जो खर्च है व्यापारिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ और इसने क्या किया, श्रम पूंजी भूमि और साहसी को पारिश्रमिक के रूप में दिया। श्रम को उन्होंने 1950 रुपए दिए मजदूरी के रूप में, ब्याज जो है उन्होंने 200 दिया, लगान जो है उन्होंने 75 रुपए और लाभ प्राप्त किया 275। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे 1950, 275 और 275, इसे जब हम जोड़ते हैं ठीक, तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा 250 आ रहा है कुल। तो यही चीज है यहाँ पे हम आपको मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि घरेलू क्षेत्र से जो भी व्यय जा रहा है वो लाभ और लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी यानी कि पारिश्रमिक के रूप में घरेलू क्षेत्र को फिर से प्राप्त हो जा रहा है। तो इस उदाहरण से भी ये चीज स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई राष्ट्रीय आय को अगर हम गणना करने की बात करें, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि की बात करें, यहाँ तो ये वर्तुल प्रवाह मैंने आपको दिखाया और इसी के साथ जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना या तो हम व्यय के रूप में कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, व्यय किया, तो व्यय हमारा 250 है, या तो फिर इनके आय के रूप में कर सकते हैं। इनको प्राप्त हुआ है ना, आय प्राप्त हुई, तो इस आय को हम या तो ले लें, वो भी 250 है, इनको भाई जोड़े तो भी 250, और यहाँ जो व्यय हुआ वो भी 250 है। या फिर एक तीसरी विधि है मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि यानी कि जो भी चीजें बीच में लग रही हैं ये दे रहे हैं, ये मूल्यवर्धित विधि के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये विधियां क्या हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि। मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, यहाँ पे बाल्टी बनने का काम हो रहा है और बाल्टी का जो मूल्य है वह है, लास्ट में देखिए जो उपभोक्ता को प्राप्त हो रहा है वह है ₹85। यानी ये 85 जो है वही हमारी जीएनपी हो जाएगी अगर शुद्ध रूप से केवल यही बिक रहा है देश में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीएनपी की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 रुपए हो जाएगी। यानी राष्ट्रीय आय हमारी क्या है, 85 रुपए। लेकिन इसे दूसरी तरीके से भी ज्ञात किया जाता है जो कि मूल्यवर्धित हो जाएगा, मूल्यवर्धित विधि कहलाता है। मूल्यवर्धित विधि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए का कोयला लिया गया और 20 रुपए का खनिज लोहा। तो यहाँ देखिए मूल्यवर्धित का मतलब ही है कि मध्यवर्ती वस्तुएं जितनी हैं उनको काउंट किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जब कोई फर्म दूसरे फर्म से कच्चा माल खरीदती है तो उत्पादन प्रक्रम में पूरे तरीके से उपभोग उसका कर लिया जाता है और इसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टील प्लांट में कोयला, खनिज लोहा, ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोयला कितने का है, 5 रुपए का है। अब इसे हम जोड़ते जाएंगे मध्यवर्ती वस्तुओं को। कोयला 5 रुपए का है और उसके बाद खनिज लोहा जो है, कच्चे रूप में लोहा है, वह 20 रुपए का है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के स्टील प्लांट में एक बाल्टी तैयार की जा रही है और स्टील प्लांट से इस जो रॉ मटेरियल है वो 33 रुपए में बाल्टी फैक्ट्री को दी जा रही है। रॉ मटेरियल यहाँ तैयार किया गया। ठीक, तो ये 33 रुपए जो हैं वो इस 33 में ये 25 रुपए भी शामिल है। ये जैसे दो है 25 रुपए यहाँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 33 में क्या, ये 25 रुपए तो है शामिल। तो 25 रुपए को माइनस किया जाए, केवल शुद्ध रूप से देखा जाए कि स्टील प्लांट से बाल्टी फैक्ट्री तक जाने में जो मटेरियल का दाम है वह कितना है। तो यहाँ पे जब हम इसे घटाते हैं तो कितना आता है, ये आएगा 8 रुपए। ठीक, 8 रुपए, यानी कि यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु का शुद्ध रूप से दाम कितना है, 8 रुपए। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो 33 रुपए है इसमें शामिल है हमारा ये 20 और 5। भाई आप ऐसे समझिए कि अगर आप या कोई अंडे वाला है, अगर वो अंडा लाता है और वो अंडा ला रहा है 5 रुपए में कहीं से, मतलब थोक मार्केट से ला रहा है 5 रुपए में, और उसका वो ऑमलेट बना रहा है, तो ऑमलेट में जितनी चीजें यूज होंगी उसको बढ़ा के ही दाम वो बेचेगा। 8 रुपए प्लस ही उसके ऑमलेट का दाम होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का दाम यहाँ पे इंक्लूड रहता है और जो रॉ मटेरियल है उसका इंक्लूड रहता है। तो हमें ये शुद्ध रूप से मध्यवर्ती वस्तु का दाम निकालने के लिए इसके पूरे मूल्य से पिछले मूल्य को घटाना होता है। तो 33 का ये बेच रहा है तो इसमें से 25 को हमने घटाया तो 8 बचा। तो यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु का दाम कितना निकला, 8 निकला। अब जैसे कि 5 है
20 है, 8 है। अब यहाँ पर यह 70 रुपए में बेच रहा है, तो इसी तरीके से 70 में से माइनस हम करेंगे 33 का। फिर हम देखेंगे कि आखिर ये निकल कितना रहा है, तो यहाँ पे हमारा निकल रहा है 37, यानी कि एक 37 मध्यवर्ती वस्तु का दाम आया। अब यहाँ 85 में बेच रहा है, तो 85 माइनस 70 करेंगे, क्योंकि 70 में पाया और 85 में बेच रहा है, तो इसने कितना दाम बढ़ाया या कितनी मध्यवर्ती वस्तु लगाई, तो यहाँ पर आ रहा है 15, यानी ये 15। तो यहाँ जो मध्यवर्ती वस्तुओं का तो जो दाम मिल रहा है हमें 5, 20, 8, 37 और 15, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जब हम सबको जोड़ते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के दाम को, तो क्या है यहाँ पर मूल्यवर्धित मूल्यों को, यहाँ मध्यवर्ती वस्तुओं का जो दाम है वही मूल्यवर्धित दाम कहलाएगा, मूल्यवर्धित प्राइस कहलाएगी। तो यहाँ क्या है 5, 20, 8, 37 और 15, इसे जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है कितना, 85। अब यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि जीएनपी हमारा 85 सीधे सीधे हमने कर लिया, क्योंकि उपभोक्ता इसे ले रहा है तो 85 पे ले रहा है, तो 85 ही हमारी राष्ट्रीय आय है। लेकिन हम मूल्यवर्धित रूप में भी इसे जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की ये मूल्यवर्धित विधि भी होती है, जिसके तहत हम मध्यवर्ती वस्तुओं के दामों को ऐड करके जीएनपी का दाम यानी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या है, इससे आप लोग परिचित हैं, पिछले लेसन में भी ये चीजें थी। तो मूल्यह्रास का मतलब होता है टूट फूट, जो भी फैक्ट्री उसमें मशीन है, उसमें जो भी कल पुर्जे हैं, उसमें कुछ न कुछ घिसावट होती है, मूल्यह्रास होता है उसका। तो इस मूल्यह्रास के लिए कुछ न कुछ साहसी को और फैक्ट्री के मालिक को निवेश करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, जिसे प्रतिस्थापन निवेश कहते हैं। ठीक है, तो मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास है टूट फूट, मशीनों में टूट फूट, ह्रास, और प्रतिस्थापन निवेश, उसमें जो बनाने के लिए पैसे लगते हैं उसे प्रतिस्थापन निवेश करते हैं। अब सकल मूल्यवर्धित और निवल मूल्यवर्धित क्या है, देखिए सकल मूल्यवर्धित है जब हम इसमें शामिल करते हैं यानी प्लस करते हैं मूल्यह्रास को। मूल्यह्रास को जब हम इसमें शामिल करते हैं तो ये सकल मूल्यवर्धित हो जाएगा, और जब इसे हम घटा देते हैं यानी कि मूल्यह्रास को जब हम निकाल देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, निवल मूल्यवर्धित। ठीक है, तो मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में ये दो तरीके से होता है, या तो हम मूल्यह्रास को ले लें या मूल्यह्रास को घटा दें। अब यह सोचिए, अगर किसी फर्म में जितना उत्पादन हुआ क्या वह पूरा का पूरा बिक जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ न कुछ जो स्टॉक है कच्चे माल का या फिर अर्ध निर्मित वस्तु का या फिर निर्मित वस्तु का, भाई जैसे कि बाल्टी के लिए हमने कोयला लिया तो कोयला कुछ बचा रह सकता है, और खनिज लोहा जो है वह भी बचा रह सकता है। ठीक है, या फिर बाल्टी जो निर्मित हो गई वह भी बची रह सकती है। तो यहाँ पे अनुमान हमारा एग्जैक्ट नहीं लगता है, श्योर नहीं रहता कि भाई इतना ही करें, इतनी डिमांड है और ये पूरा का पूरा बिक जाएगा। तो ऐसा जब जरूरी नहीं होता तो कुछ न कुछ क्या हो जाता है, स्टॉक हमारा बच जाता है। ये स्टॉक वस्तुओं का होता है, रॉ मटेरियल का होता है, या फिर अर्ध निर्मित वस्तुओं का होता है। तो इस स्टॉक को क्या कहते हैं, इस स्टॉक को ही हम माल सूची कहते हैं। ठीक है, इस माल सूची का मतलब क्या हुआ कि जब फर्म जो है एक वर्ष से अगले वर्ष तक वो वस्तुएं जब चलती हैं तो उसे माल सूची कहते हैं। भाई या जब ये स्टॉक रह गया तो अब ये क्या करेगा, इस वर्ष का तो सारा हो गया, अब अगले वर्ष के लिए ये इसे रखेगा, अगले वर्ष में ये उसे ऐड कर देगा और बेचेगा। फिर रह जाता है तो फिर अगले वर्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉक जो माल सूची है वह दो तरीके से या तो घटती है या तो बढ़ती है। कह सकते हैं कि माल सूची में परिवर्तन जो है वह वर्ष के दौरान उत्पादन और माइनस बिक्री, उसी वर्ष में जितनी बिक्री हुई इसे जब हम घटा देते हैं और जो बचता है वही माल सूची में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तादात्म्य में होती है, मतलब कि ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर ही होती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बराबर का चिन्ह देते, इसका डिटेलिंग आपके किताब में दिया भी हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये तादात्म्य में होती है, यानी कि बिल्कुल ही बराबर होती है, बिल्कुल एक भी इंच आगे या पीछे नहीं होती है। तो
तो यहाँ पे उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि 100 रुपए का मान लीजिए अविकृत स्टॉक है। अगर किसी फर्म के पास, एक फर्म है वहाँ पे 100 रुपए का अविकृत है, यानी ये बिका नहीं, 100 रुपए का रह गया। फिर अगले वर्ष ये जब उत्पादन कर रहे हैं तो 1000 का उत्पादन अगर किया जा रहा है दूसरे वर्ष में, मान लीजिए कि ये वर्ष पहला है और ये वर्ष दूसरा है, तो इस दूसरे वर्ष में 1000 रुपए मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया जाता है और इसमें से बिक जाता है कितना, 800। ठीक, यानी कि यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा हमारा 200, है ना। 1000 में से 800 बिक गया और 200 बच गया। तो ये 200 को फिर से हम क्या करते हैं, इस स्टॉक में के साथ लगा देते हैं, यानी कि स्टॉक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, वो हो गया 300 का। एक रूम है यहाँ पे, जितनी अविकृत माल है 100 का तो पहले से रखा हुआ था, अब ये जो 200 बचा हुआ है वो भी यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ के रजिस्टर में, इस स्टोर रूम के रजिस्टर में क्या लिखा जाएगा, 300, यानी कि रुपए 300 का माल अभी बचा रह गया है। तो ये 300 का माल माल सूची में आ जाएगा। ठीक है, तो माल सूची हमारी क्या हो जाएगी, 300 रुपए की। अब इस एक शब्द है प्रवाह परिवर्त, इसका भी बहुत यूज हो रहा है। पर प्रवाह परिवर्त का मतलब होता है एक समयावधि में परिवर्तन। समयावधि, यहाँ पे स्टॉक नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ और वहां पे वो घट गया या बढ़ गया। जैसे कि हमारी जो माल सूची है, माल सूची में जो परिवर्तन होता है वह कैसा है, एक समयावधि में होता है। पूरे साल में कितना हुआ बिक्री, धीरे धीरे होते हुए फिर पूरे वर्ष, पूरे साल के बाद इसकी गणना की जाती है और देखा जाता है घटी या बढ़ी। तो ये प्रवाह परिवर्तन का मतलब होता है एक समयावधि में परिवर्तन इसमें देखा जाता है, और इसमें होता है एक समयावधि के बाद ही परिवर्तन होता है, इसीलिए माल सूची को भी प्रवाह परिवर्तन है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि माल सूची में परिवर्तन एक समयावधि के बाद ही होता है, इसलिए इसे प्रवाह परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे माल सूची जो है वह पूंजी के रूप में भी समझी जा सकती है। ये जो माल सूची में परिवर्तन हो रहा है या बढ़त हो रही है, ये निवेश के रूप में ही कार्य करता है, वह निवेश के रूप में ही होता है, और माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। निवेश की 3 प्रमुख कोटियां होती हैं, जैसे कि फर्म के एक वर्ष में माल सूची के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, माल सूची के मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है, जिसे फर्म का निवेश व्यय कहा जाता है। दूसरी कोटि क्या है कि व्यवसाय निवेश है, जिसे मशीनरी में वृद्धि, फैक्ट्री, भवन, फर्म द्वारा लगाए गए उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और निवेश की जो लास्ट वाली कोटि है वो क्या है, आवासीय निवेश, जो आवास सुविधाओं के योग को बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माल सूची में जो परिवर्तन है नियोजित या अनियोजित हो सकता है। ठीक है, एक तो है कि हम जानबूझ करके अपने स्टॉक को घटाएं बढ़ाएं, और एक होता है कि हमने प्लानिंग तो नहीं की है लेकिन वह माल अगर नहीं बिक रहा है तो वह बच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार का हो सकता है, नियोजित भी और अनियोजित भी। अनियोजित संचय और अनियोजित अपसंचय क्या होता है, देखिए संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना। अनियोजित संचय कहाँ होता है, जब बिक्री जैसे हो रही है, किसी वस्तु की अगर बिक्री हो रही है वह क्या हो जाए, डाउन हो जाए, घट जाए। ठीक है, या फिर बिक्री जो हो रही है वह अप्रत्याशित रूप से, यानी सोचा नहीं गया है और वह बढ़ गई। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने मान लीजिए कि इतना माल बनाया और इसमें से क्या हो गया, बिक्री इतनी की बिक्री हो गई हमारी, और उसके बाद इतनी भी बिक्री हो गई, यानी ज़्यादा भी डिमांड हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस स्टॉक का यूज़ करेंगे, यानी माल सूची की में जो वस्तुएं हैं उसका यूज़ करेंगे, यानी उसे भी बेचेंगे। तो बिक्री यहाँ पे जब बढ़ जाती है तो अपसंचय, यानी कि संचय उल्टा पड़ जाता है, इकट्ठा नहीं होता बल्कि स्टॉक से भी चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, और अनियोजित संचय क्या होता है, जब बिक्री घट गई, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इतना माल बनाया है और इसमें से केवल आधा माल जो है हमारा बिका है और ये जो है वो बचा रह गया है, तो यहाँ पे जो स्टॉक है हमारा, उसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये जाकर फिर हमें स्टोर रूम में रखना होगा। तो बिक्री जब घट जाती है प्रत्याशित रूप से तो अनियोजित संचय होता है, यानी कि स्टॉक में वृद्धि होती है, और जब हमारी बिक्री बढ़ती है तो स्टॉक में हमारी कमी होती है, यानी कि अपसंचय होता है।
पर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि फर्म आई का सकल मूल्य वर्धित क्या होगा, फर्म आई के द्वारा उत्पादित निर्गत का सकल मूल्य, निर्गत मतलब जो उत्पादन बिका है, ठीक है, निर्गत का सकल मूल्य जितना भी उन्होंने उत्पादित किया है, और माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, इसमें से माइनस कर देंगे मध्यवर्ती वस्तुओं को। तो फिर ये जीडीपी को ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग, जो सकल मूल्य वर्धित है उसका कुल योग हम यहाँ पे आई जैसे फर्म है तो सभी फर्मों का, तो यहाँ पे हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, जीडीपी को जैसे कि ग्रॉस वेट एक फैक्ट्री का, ग्रॉस वेट दूसरी फैक्ट्री का, इस तरह करके कई फैक्ट्रियाँ प्लस ग्रॉस वेट एन फैक्ट्री का। अगर एन फर्म है हमारे अर्थव्यवस्था में एन फर्म है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीडीपी सिमिलर हो जाएगी एन आई बाई 1, ठीक है, जी वी ए आई। तो यहाँ पे जितनी भी वस्तु एन यानी कि एन जो फर्म है उसका जो ग्रॉस वेट है यानी कि सकल मूल्य वर्धित है उसको अगर हम प्लस कर लें तो वही हमारी जीडीपी कहलाएगी। तो इस तरीके से हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं। जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है यानी कि मूल्यवर्धित मूल्य है उसको अगर हम जोड़ दें तो सकल घरेलू उत्पाद हमें ज्ञात हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय हमें ज्ञात हो जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की जो दूसरी विधि है वह है व्यय विधि। व्यय वही वाली बात है कि भाई हमने हमारी आय आई, हमने उसे व्यय किया, तो जितनी वस्तुएं हैं उस पे उपभोक्ता व्यय ही तो कर रहे हैं, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो फिर हम व्यय के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये किस धारणा पे है, किस दृष्टिकोण पे है, उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर किया जाता है इसमें। तो इस विधि में हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है बेकर यानी कि वह ब्रेड बिस्किट्स ये सब बेकरी का काम करता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो वह लेता है गेहूं लेता है रॉ मटेरियल के रूप में। यहाँ पे एक किसान है, ठीक, किसान से वो क्या करता है, गेहूं खरीदता है, किसान उसे क्या देता है, गेहूं देता है, ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इसे गेहूं देता है। और गेहूं वह कितने में लेता है, मान लीजिए वह लेता है 50 रुपए में, ठीक। अब बेकर जो भी उत्पाद बेचता है उपभोक्ता को, हम वहाँ गए उनके बेकरी में और हमने बिस्किट विस्किट जो भी लिया तो वो 200 रुपये में बेचता है, जितना भी उनका उत्पादन बिका है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे उपभोक्ता ने इन्हें दिया है, व्यय किया है, तो ये 200 रुपये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर राष्ट्रीय आय हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बेकर की बात करें तो यहाँ पे बेकर ने 200 में बेचा, लेकिन हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन है उसका समस्त मूल्य देखा जाए तो ये 200 में इनको बेचा और प्लस यहाँ पे 50 में इसने बेचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 रुपये प्रति वर्ष। यानी किसान के द्वारा अंतिम व्यय क्या है और 50 रुपये द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय, ये देखो किसान ने प्राप्त किया है, इनके द्वारा व्यय क्या है 50 रुपये, और उपभोक्ता से प्राप्त किया है बेकर ने, इसका है 200 रुपये। तो 200 और 50 250 रुपये जो है वह जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगी। व्यय विधि में केवल अंतिम वस्तुओं पर व्यय को ही जोड़ा जाता है, यहाँ मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लिया जाता। जो अंतिम रूप से वस्तुएं तैयार हुई उस पर जितना व्यय हुआ उसे जोड़ करके यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ पे हम जीएनपी को सीडी जीडी प्लस आईडी के रूप में लिखते हैं, मतलब कि घरेलू क्षेत्र का व्यय। देखिए अंतिम वस्तुओं पे व्यय जो है वो घरेलू क्षेत्र का व्यय और सरकारी क्षेत्र का व्यय जो कि उपभोग के रूप में होता है वह सीडी और जीडी के रूप में है, और व्यापारिक क्षेत्र का जो व्यय है वह निवेश व्यय के रूप में होता है जो कि आईडी है। तो ये सारे व्यय को जब हम जोड़ देंगे तो यही हमारी जीएनपी के रूप में हमारे सामने आएगी। और यहाँ पर हम अगर आयात और निर्यात को भी इसमें इंक्लूड करें तो यहाँ पे हमारा x माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसके बाद जितना बचता है वो यहाँ पे
प्लस किया जाएगा आयात में से निर्यात घटाने पे। तो एक्सपोर्ट जितना हो रहा है अगर वो ज़्यादा है उसमें से इंपोर्ट हम घटा देते हैं और जो हुआ वो भी हमारा व्यय होगा और फिर उसे हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था का जीएनपी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यय विधि के द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। आय की गणना की जो आय विधि होती है वह उसी सिंपल थॉट पे डिपेंड है जिसमें कहा गया कि एक मजदूर या फिर साहसी या फिर भूमि और इस तरह से या पूंजी जो है उसके रूप में उनकी अदायगी होती है, यानी कि उनका पारिश्रमिक उन्हें दिया जाता है, वह उनकी आय होती है। तो ये जो पारिश्रमिक है यही फैक्ट्री का उत्पादन ही भी होता है भाई, जितना हुआ उसको सभी को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में जो अंतिम व्यय का योग होता है उत्पादन के सभी कारक, मतलब कि भूमि, मजदूर, श्रम, मतलब श्रम, भूमि, पूंजी या लाभ, इन सब के सम्मिलित जो आय होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल थॉट के रूप में हम यहाँ पे काम करेंगे और राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। आय विधि में मुख्य रूप से कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है वो कई रूप में दिया जाता है, वो देखा जाता है। स्वामित्वधारियों की आय, लगान आय, निवल ब्याज जो पूंजी को ब्याज के रूप में मिलता है, निवल लाभ जो कि साहसियों को मिलता है, और पूंजी उपभोग या ह्रास, ठीक है, पूंजी उपभोग या ह्रास जो कि टूट फूट वगैरह की होती है, और परोक्ष व्यापारिक कर जो अप्रत्यक्ष व्यापारिक कर होता है। इन सबको मिला करके जब इन्हें हम ऐड करते हैं, इनका योग जो होता है वही आय होती है उनकी, और यही क्या हो जाता है हमारा राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम इन जो 7 हैं इन मदों को जोड़ करके कर सकते हैं, इन मदों की आय को जोड़ के कर सकते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना की ये 3 विधियां होती हैं और ये विधियां एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और तीनों में ही राष्ट्रीय आय की गणना बराबर ही आती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब किसी अगले चैप्टर और फिर अगले टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।